जी तो वेवियर। तो आज जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ कॉल्ड कोलम लॉ। तो कोलम लॉ क्या है हमारे पास? कोलम एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिसका नाम था चार्ल्स कोलम। एक फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कोलम ने 1785 में क्या कर लिया, एक लॉ प्रेजेंट कर ली बिटवीन किस चीज़ के दरमियान, दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्शन है उसे क्वांटिटेटिवली मेजर कर लिया। और According to Coulomb law, the force between two charges, quantitative magnitude of the force between two charges is that the force of attraction or repulsion. Mean as we know that similar charges repel each other and opposite charges attract each other between two stationary point charges. कोलम ने जो लॉ डिड्यूस की हुई है वो दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो है उन्होंने अपनी लॉ प्रेजेंट की हुई है। सो इज़ डायरेक्टली स्टेशनरी। क्यों स्टेशनरी? इस वजह से क्योंकि अगर कोई चार्ज मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। अब लेट सपोज हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अब ये सर्टन वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। और इसकी इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी की वजह से हम जो है इसके एग्जैक्ट फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को मालूम नहीं कर सकते। तो इसके लिए लिमिटेशन ऑफ हमारे पास जो है कोलम लॉ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। मीन दो चार्जेस हैं, अब लेट सपोज एक चार्ज ये है, दिस इज Q1 हमारे पास, और एक चार्ज ये है, दिस इज Q2 हमारे पास, ये Q2 है। अब ये दोनों चार्जेस जो है एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड की विसिनिटी में है। तो अकॉर्डिंग टू कोलम के मुताबिक ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे और ये फोर्स जो होगा दैट विल बी रिपल्सिव फोर्स। Q2 के ऊपर जो फोर्स होगा ड्यू टू Q1 दैट विल बी इक्वल टू F21 मीन द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाई Q1। और हमारे पास जो Q1 है इसके ऊपर जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू F12 मीन द फोर्स एक्सर्टेड बाई द फोर्स ऑन Q1 एक्सर्टेड बाई द Q2। सो अब इन दोनों के दरमियान जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है इन दोनों चार्जेस के दरमियान वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ को? टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड मीन Q1 एंड Q2। सो हम कोलम लॉ को लिख सकते हैं दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड टू Q2 दिस इज कोलम फोर्स। ये हमारे पास कोलम फोर्स है। अब नेम दिस इक्वेशन एज इक्वेशन 1, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। अब कोलम लॉ के सेकंड स्टेटमेंट के मुताबिक एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब लेट सपोज इसके दरमियान जो सेपरेशन है दिस इज R, तो ये कोलम फोर्स जो है इन दोनों के दरमियान इस सेपरेशन के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन हम लिख सकते हैं दैट कोलम फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R²। दिस इज इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास। तो ये कोलम लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। मीन अकॉर्डिंग टू कोलम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मैथमेटिकली हम इसे लिख सकते हैं दैट FC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। Q1 and Q2 is the product of the magnitude of the two charges and R square जो है हमारे पास ये क्या है?
दिस इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, इन दो चार्जेस के दरमियान सेपरेशन है। सो अब आगे जो है मीन हमारे पास दो इक्वेशन आई हुई थे। अब वो दो इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन हमारे पास था दैट एफ कॉलम एफ सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, mean the magnitude of product of the charges Q2, दिस इज इक्वेशन 1। और सेकेंड जो हमारे पास इक्वेशन था वो था दैट एफ कॉलम मीन एफ सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², दिस इज इक्वेशन 2। अब अगर हम दोनों इक्वेशन को देख लें तो दोनों इक्वेशन एक ही क्वांटिटी कॉलम फोर्स को प्रोपोर्शनल है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं दैट कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट कॉलम फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², पॉइंट टू बी नोटेड। तो ये Q1 और Q2 जो है ये दोनों हमारे पास Q1 एंड Q2, ये हमारे पास Q1 है, ये Q2 है, बोथ विल बी पॉइंट चार्जेस, दोनों क्या होंगे, पॉइंट चार्जेस होंगे, और बोथ विल बी एट रेस्ट, दोनों रेस्ट के फॉर्म में होंगे, और दोनों इस तरह की विसेनिटी में होंगे, मीन इलेक्ट्रिक फील्ड की विसेनिटी में होंगे। सो अब ये हमारे पास आ गया। नाउ रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी, जब हम इसकी प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट एफ सी मीन कॉलम फोर्स इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी की जगह पे हम एक कांस्टेंट को इंसर्ट करते हैं, दिस कांस्टेंट इज के एन के एन टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r², दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ कॉलम लॉ। अकॉर्डिंग टू कॉलम किसी भी दो चार्जेस के दरमियान, अब लेट्स सपोज ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज अनदर पॉजिटिव चार्ज, दिस इज Q2 एंड दिस इज चार्ज Q1, और दोनों के दरमियान सेपरेशन क्या है, दिस इज R। तो अब इन दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस चीज़ की इक्वल होगा, वो इसी इक्वेशन की इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास K आया हुआ है, अब K क्या है, K इज कॉल्ड कॉलम कांस्टेंट, K को हम कॉलम कांस्टेंट कहते हैं, और K की जो वैल्यू है वो किस चीज़ की इक्वल है, K की वैल्यू हमारे पास वो इक्वल है क्योंकि कांस्टेंट है। अब K इज इक्वल टू हमारे पास 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर एन टू कॉलम इनवर्स स्क्वायर इज हमारे पास कांस्टेंट है। अब ये हमारे पास कांस्टेंट है विच इज कॉल्ड कॉलम कांस्टेंट। अब हर एक इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है वो किसी न किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। अब कॉलम फोर्स में जो कांस्टेंट के है वो किस चीज़ की इक्वल है, दिस इज के मीन के इज इक्वल टू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल है, मीन के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल है। अब हमारे पास जो है मीन हम इस के को एक्सप्लेन करेंगे, जिस तरह मैंने पहले भी कह दिया कि हर एक इक्वेशन में जो कांस्टेंट होता है वो किसी न किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है। तो हमारे पास जिस तरह टाइम पीरियड का इक्वेशन है, टाइम पीरियड का इक्वेशन हमारे पास है, वहाँ पे आया हुआ है 2 पाई टाइम पीरियड की इक्वेशन। हमारे पास जो टाइम पीरियड का इक्वेशन है दिस इज हमारे पास दैट टी इज इक्वल टू 1/2 पाई एल डिवाइडेड बाई जी, एल डिवाइडेड बाई जी, ये टाइम पीरियड का इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो 2 पाई है दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो ये किस चीज़ को शो करता है, ये किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये 1 साइकिल या 1 वाइब्रेशन के लिए यूज होता है। इसी तरह हमारे पास जो है जस्ट लाइक हमारे पास ड्रैग फोर्स है। अब ड्रैग फोर्स हमारे पास है F इज इक्वल टू एफ ड्रैग इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी की इक्वल है। तो यहाँ पे दो कांस्टेंट हैं, मीन इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं दैट एफ डी इज इक्वल टू के ईटा आर वी। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो इक्वेशन है, एक कांस्टेंट है के जो है दिस के इज इक्वल टू 6 पाई। तो अब ये के या ये 6 पाई किस चीज़ को शो करता है,
के एक्स एक्स पाई जो है वो ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को शो करता है। मीन वो ऑब्जेक्ट जो ट्रेवल कर रहा है किस चीज़ में, विस्कस फ्लूइड में ट्रेवल कर रहा है, तो अब उसकी जो ज्योमेट्री है, आया वो स्फेरिकल बॉडी है या अदर शेप है, तो उसी ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री को जो है के एक्सप्लेन करता है। अब आपके पास बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे ये जो के है ये हमारे पास कॉलम कांस्टेंट, ये इक्वल है किस चीज़ की इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास वो किस चीज़ की इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड टू कॉलम एन वार स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे 4 पाई क्या है हमारे पास, 4 पाई जब हमारे पास दो चार्जेस होते हैं, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट पॉजिटिव चार्ज, ये इसी पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये चार्ज प्रोड्यूस करता है। और ये हमारे पास एक दूसरा जो है हमारे पास चार्ज है और ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये दोनों चार्जेस जो है एक दूसरे की विसिनिटी में लाई है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे। तो जब ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेंगे तो इन चार्जेस की जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री इन चार्जेस का हमारे पास ये पार्ट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स ऑफ रिपल्शन या अट्रैक्शन में हिस्सा लेता है। तो ये पार्ट्स, इन दोनों पार्ट्स की ज्योमेट्री मीन ये हमारे पास जो ज्योमेट्री है ये 2 पाई इस चीज़ की ज्योमेट्री है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये 2 पाई जो है इस चार्ज की ज्योमेट्री है। तो ये कितना आ गया, 4 पाई हमारे पास आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 पाई। सो अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट ये किस चीज़ को शो करता है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान ये हमारे पास एक चार्ज है और ये हमारे पास एक दूसरा चार्ज है Q1, और आपके पास दिस इज Q2 एंड दिस इज Q1। अब इन ये दोनों चार्जेस जहाँ पे लाई है, लेट सपोज हमारे पास इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है, दिस इज वैक्यूम, दिस इज वैक्यूम, हमारे पास ये वैक्यूम है। तो वैक्यूम के लिए हम किस चीज़ को, इस वैक्यूम को स्पेसिफाई करने के लिए हम एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं। मीन जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन की मदद से हम मीडियम को क्लासिफाई करते हैं, एप्सिलॉन मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हमारे पास कोई मटेरियल मीडियम है तो उसके लिए हम एप्सिलॉन एम यूज़ करते हैं, एप्सिलॉन एम मीन मटेरियल मीडियम को हम एप्सिलॉन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो अब इसके साथ नॉट आया हुआ है, एप्सिलॉन मीन हमारे पास जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन मीन मीडियम, एप्सिलॉन मीन मीडियम, और एप्सिलॉन के साथ जो नॉट आया हुआ है, नॉट मीन कोई भी मीडियम नहीं है। जब कोई मीडियम नहीं होता, कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता, तो इसका मतलब है वैक्यूम। क्यों? क्योंकि वैक्यूम को हम डिफाइन करते हैं, वैक्यूम को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, वैक्यूम को हम डिफाइन करते हैं दैट वैक्यूम हमारे पास क्या है, एब्सेंस ऑफ मीडियम, मीन जहाँ पे हमारे पास मीडियम ना हो, एब्सेंस ऑफ मीडियम या एब्सेंस ऑफ मैटर, मीन जहाँ पे मैटर ना हो उसी को हम वैक्यूम कहते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये शो करता है, किस चीज़ को शो करता है, ये वैक्यूम के लिए है। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो किस चीज़ की इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -12 कोलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड मीटर इनवर्स स्क्वायर। दिस इज हमारे पास वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। और ये दो स्टैटिक मीन स्टेशनरी चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है जिसे हम वैक्यूम कहते हैं, ये इसी मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। सो हमारे पास के की वैल्यू किस चीज़ की इक्वल थी, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर लें, अब दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 एंड 2 3.14। क्यों? क्योंकि 5 पाई 3.14 की इक्वल है। एंड टू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -12 एंड टू कोलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड टू मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो अब अगर हम इसे सॉल्व कर लें तो इसके हमारे पास आता है दैट के कोलम कांस्टेंट इज इक्वल टू
9 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 9 इनटू हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर इनटू कॉलम इनवर्स स्क्वायर, ये हमारे पास के की वैल्यू है। अब के दो चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है, ज्योमेट्री ऑफ द चार्ज और मीडियम बिटवीन द चार्जेस जो है इसके ऊपर कंसिस्टेंट है। तो अब इसी एप्सलान को हम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं। हमारे पास जो एप्सलान है इसी को हम परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहते हैं। और एप्सलान को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीन ये मीडियम को एक्सप्लेन करता है, मीडियम को स्पेसिफाई करता है। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन, फ्री स्पेस हम किस चीज को कहते हैं? वैक्यूम को कहते हैं। मीन वैक्यूम को शो करता है, फ्री स्पेस वैक्यूम को शो करता है। दिस इज एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास ये तो हो गया। सो जो हमारे पास कॉलम फोर्स होगा वो हमारे पास इक्वल है दैट एफ सी कॉलम फोर्स इज इक्वल टू किस चीज की इक्वल है? के एन टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो K की वैल्यू पुट कर लें, दिस विल बी इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Why? Because the charges are lie and vacuum and free space. Q1 Q2 divided by R square. This is the mathematical form of Coulomb law. ये Coulomb law का mathematical form है, Coulomb law का mathematical form है। तो अब किस तरह, let's suppose हमारे पास ये एक चार्ज है, this is Q1, और ये दूसरा चार्ज है, this is Q2। अब ये दोनों चार्जेस जो है एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड की विसिनिटी में लाई है, तो अब ये दोनों दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। हाँ, Q1 जो है वो Q2 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट करेगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द Q1 ऑन Q2। सो दैट विल बी इक्वल टू F21। F21 मीन the force exerted on Q2 by Q1, same as the case। तो ये Q2 Q1 के ऊपर जो फोर्स exert करेगा that will be in that direction, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा that will be F12। F12 mean the force exerted on Q1 by Q2। अब चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी हमारे पास वेक्टर, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर फॉर्म में लिख लें, दिस विल बी R12 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर एक वेक्टर है जो इस फोर्स के F21 फोर्स के डायरेक्शन को शो करता है। सेम इज द केस Q2 जो फोर्स एक्सर्ट करता है Q1 के ऊपर, उसका डायरेक्शन क्या होगा? दैट विल बी R21 कैप। ये R21 shows direction of force exerted by the charge Q2 and R12 represent the direction of the force exerted by the Q1। ये जो फोर्स की डायरेक्शन हमारे पास exert करता है। सो अब हमारे पास ये तो हमारे पास कॉलम फोर्स हो गया, मीन किस दो चार्जेस के दरमियान, एंड स्केलर फॉर्म एंड वेक्टोरियल फॉर्म में हमारे पास हो गया। सो अब इसके बाद हमारे पास लिमिटेशन ऑफ कॉलम लॉ। लिमिटेशन ऑफ कॉलम लॉ मीन हमारे पास वो कौन से हमारे पास लिमिट्स है कि जहाँ पे हम कॉलम लॉ को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो है कॉलम लॉ की दो लिमिटेशंस हैं, कॉलम लॉ के दो लिमिटेशन है। नंबर फर्स्ट जो हमारे पास लिमिटेशंस है दैट कॉलम लॉ इज ओनली एंड ओनली एग्जिस्ट, मीन हम अप्लाई कर सकते हैं किस चीज़ के दरमियान? बिटवीन, किस चीज़ के दरमियान? बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। हम इसे दो स्टेशनरी चार्जेस के दरमियान अप्लाई कर सकते हैं। कब? जब दोनों चार्जेस स्टेशनरी हो, और दोनों चार्जेस क्या हो? पॉइंट चार्जेस हो। टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के दरमियान कॉलम लॉ जो है वो एक्सर्टेड है, बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज। और सेकंड जो हमारे पास है
बिटवीन पॉइंट चार्ज, मीन कोलम लॉ जो है वो पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज क्या है? पॉइंट चार्ज को मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है कि पॉइंट चार्ज हमारे पास क्या है। सो ये तो हो गया लिमिटेशन ऑफ कोलम लॉ, तो ये कोलम लॉ के लिमिटेशन हो गए। इसके बाद हमारे पास जो है दिस इज कोलम लॉ इन मटेरियल मीडियम, effect of medium on column force, तो मीन कोलम लॉ इन मटेरियल मीडियम या effect of medium on column force। इससे पहले हमने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कोलम लॉ हमारे पास उस वक्त जब दो चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या हो? वैक्यूम हो। तो अब अगर हम इन्हीं दो चार्जेस के दरमियान इंसर्ट कर लें एक मटेरियल मीडियम, सॉलिड इंसर्ट कर लें, लिक्विड इंसर्ट कर लें या गैसेस इंसर्ट कर लें, मगर हम इनके दरमियान कोई मटेरियल मीडियम जो है वो हम एग्जर्ट कर लें, तो हमारे पास क्या होगा आफ्टर एग्जर्टिंग मटेरियल मीडियम? सो अब लेट्स सपोज हमारे पास ये ही दो चार्जेस हैं, ये दो चार्जेस हैं, दिस इज Q1 एंड दिस इज हमारे पास Q2, दिस इज Q2। अब इन दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम है वो वैक्यूम नहीं है बल्कि कोई और मटेरियल मीडियम है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे हमने इंसर्ट कर लिया जो मटेरियल मीडियम, वो हमने यहाँ पे किस चीज़ को इंसर्ट कर लिया? हमने यहाँ पे मटेरियल मीडियम जो है जो हमने इंसर्ट किया हुआ है दिस इज अ ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब हमने इंसर्ट कर लिया, या हमने वुड इंसर्ट कर लिया, या हमने कोई पेपर इंसर्ट कर लिया। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने एक ग्लास स्लैब जो है वो इंसर्ट किया हुआ है, दिस इज ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब, या हम यहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल मीडियम जो है वो हम इंसर्ट करते हैं, या हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं किस चीज़ को? वुड को भी इंसर्ट कर सकते हैं, एयर को भी इंसर्ट कर सकते हैं, गैस को भी इंसर्ट कर सकते हैं, प्लास्टिक को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो आफ्टर इंसर्टिंग अ मीडियम मीन अ ग्लास स्लैब बिटवीन दीज टू चार्जेस, the magnitude of the force exerted by the charges on each other, तो आफ्टर इंसर्टिंग ग्लास स्लैब तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट करते हैं उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? द फोर्स विल बी डिक्रीजेस, तो इन दोनों के दरमियान फोर्स क्या होगा? वो डिक्रीज होगा। तो कितना डिक्रीज होगा? तो अब इन दो चार्जेस के दरमियान जिनके दरमियान मीडियम ग्लास स्लैब हो, इसमें के ऊपर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फोर्स विल बी चेंज। पहले जब इनके दरमियान ग्लास स्लैब नहीं था तो इनके दरमियान मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू किस चीज की इक्वल था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट N2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर की इक्वल था, R स्क्वायर के इक्वल था। नेम दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 1। आफ्टर इंसर्टिंग अ ग्लास स्लैब, जब यहाँ पे हमने ग्लास स्लैब इंसर्ट कर लिया तो आफ्टर इंसर्टिंग ग्लास स्लैब तो हमारे पास के दरमियान मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा? एट विल बी चेंज। तो दिस चेंज को हम एफ प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं एंड विल बी इक्वल, हमारे पास इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाई किस चीज़ की इक्वल होगा? 4 पाई एप्सिलॉन एम। पहले एप्सिलॉन नॉट था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अब हमारे पास एप्सिलॉन एम है, एप्सिलॉन एम मीन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, N2 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास आर स्क्वायर हो गया। नेम दिस इक्वेशन इज इक्वेशन 2, एज इक्वेशन 2, हमारे पास ये इक्वेशन 2 है। अब लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास जो दोनों चार्ज दरमियान जो मीडियम है, दो मीडियम है, पहले वैक्यूम था, फिर हमने इंसर्ट कर लिया ग्लास स्लैब, मीन यहाँ पे आप हमारे पास दो मीडियम है। एक मीडियम हमारे पास जो है दिस इज हमारे पास वो क्या है? एक मीडियम पहले हमारे पास वैक्यूम था, फिर हमने इसी वैक्यूम में इंसर्ट कर लिया किस चीज़ को? हमने ग्लास स्लैब को इंसर्ट कर लिया। तो ग्लास स्लैब के इंसर्शन के साथ ही अब हमारे पास दो मीडियम है। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे? तो जब दो मीडियम है तो इसके लिए हम रिलेटिव परमिटिविटी जो है हम वो लिखते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास, हम रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह हम इसे डिफाइन करेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी
रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से? एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन आर मीन रिलेटिव परमिटिविटी एंड दिस इज इक्वल टू, किस चीज की इक्वल है? द रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम मीन एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस मीन हमारे पास किस चीज की इक्वल है? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस की इक्वल है। या हम इसका मैथमेटिकल हमारे पास जो डिफिनीशन है, मैथमेटिकली हम इसे डिफाइन कर सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को, दैट द रेशो बिटवीन किस चीज के दरमियान? परमिटिविटी of the medium to the permittivity the ratio between permittivity of the medium to the permittivity of free space. Free space are called relative permittivity mean epsilon r। तो हम लिख सकते हैं that epsilon r is equal to, किस चीज की इक्वल है? permittivity of the medium epsilon m divided by permittivity of the free space। तो यहां से हम permittivity of the मीडियम को मालूम कर सकते हैं। दोनों साइडों को मल्टीप्लाइड कर लें, किस चीज से? एप्सिलॉन नॉट से। तो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट विल कैंसल, हमारे पास आ जाएगा दैट एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास एप्सिलॉन एम की वैल्यू आ गई। तो इसी इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन 3 और इस इक्वेशन 3 को पुट कर लें। कहाँ पे पुट करते हैं? इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। तो जब हम इसी इक्वेशन 2 में पुट कर लें, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास? दैट एफ प्राइम सी इन चेंज इन कॉलम फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर लें। तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू हमारे पास क्या है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एंड टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं दैट एफ कॉलम प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एंड टू हमारे पास 1/एप्सिलॉन आर को हमने क्या कर लिया? कॉमन कर लिया। तो अब हमारे पास ये जो टर्म है ये किस चीज की इक्वल है? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के मुताबिक ये टर्म हमारे पास इक्वल है एफ की। तो इसकी वैल्यू पुट कर लें तो हमारे पास आ जाएगा दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कर लें, एस की वैल्यू है एफ एंड टू 1/एप्सिलॉन आर, 1/एप्सिलॉन आर। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं दैट एफ प्राइम सी इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर, एफ डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर मीन change in column force after inserting a material medium, the force between the two charges। अब ये वही दो चार्जेस हैं, Q1 है और ये हमारे पास Q2 है। इनके दरमियान हमने इंसर्ट किया हुआ था ग्लास स्लैब, हमने इंसर्ट किया हुआ था। तो इसी ग्लास स्लैब के इंसर्शन के बाद इसके फोर्स में डिक्रीज आ गया और वो डिक्रीज किस चीज की इक्वल है?
एफ प्राइम की इक्वल है, और एप्सिलॉन आर टाइम जो है इसमें डिक्रीज आएगा। कितना डिक्रीज आएगा? एप्सिलॉन आर टाइम इसमें डिक्रीज आएगा। मीन अगर हम एक ऐसे मीडियम को इंसर्ट करेंगे जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा है, जिसकी परमिटिविटी क्या है? ज़्यादा है, तो उसमें जो चेंज आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में वो क्या होगा हमारे पास? वो भी ज़्यादा होगा। तो अब इन इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर कर लें, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, हम कंपेयर कर लें किस चीज़ को? इक्वेशन 4 को। मीन कंपेयर इक्वेशन 4 विद इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 1 के साथ इसे कंपेयर कर लें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो ये है दैट एफ प्राइम, एफ कोलम प्राइम इज लेस देन एफ कोलम। मीन बिफोर इंसर्टिंग अ मटेरियल मीडियम, दोनों चार्ज दरमियान जो फोर्स है वो ज्यादा होगा आफ्टर इंसर्टिंग अ मीडियम। तो दो चार्ज दरमियान अगर हम इंसर्ट कर लें एक मटेरियल मीडियम तो उसके दरमियान जो फोर्स होगा एट विल बी डिक्रीजेज, वो डिक्रीज होगा। अब लेट्स सपोज एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के दरमियान हमने इंसर्ट कर लिया किस चीज़ को? हमने एक कंडक्टर को इंसर्ट कर लिया। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने कॉपर इंसर्ट कर लिया, तो अब इनके दरमियान फोर्स डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? हाँ, तो अब जब हमने यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है कॉपर, मीन कंडक्टर इंसर्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे जो फोर्स होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। हाँ, तो जब हम किसी दो चार्जेस के दरमियान जो स्टेशनरी भी हो और जो पॉइंट चार्जेस भी हो और जो की विसिनिटी में भी लाई हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी लाई हो, उसके अंदर इंसर्ट कर लें एक कंडक्टर, तो हम वहां पे कूलम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। कूलम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों कूलम लॉ अप्लाई नहीं कर सकते? क्योंकि आफ्टर इंसर्टिंग अ कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये इसी चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अरेंज हो जाते हैं, और ये दोनों चार्जेस जो है ये एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड की विसिनिटी से बाहर निकल जाते हैं, और इस वजह से फिर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट नहीं करते। तो इस केस में अगर हम इंसर्ट कर लें किस चीज को? कंडक्टर को इंसर्ट कर लें, कंडक्टर को इंसर्ट कर लें, तो इस केस में हम कूलम लॉ इन दो चार्जेस के दरमियान अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास है क्या है? हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास है दिस इज कूलम लॉ एंड वेक्टर फॉर्म, कूलम लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। इससे पहले हमने कूलम लॉ पढ़ा था, तो इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं दिस इज कूलम लॉ एंड वेक्टर फॉर्म। क्यों? क्योंकि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हमारे पास क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। हमने इसके मैग्नीट्यूड को मालूम कर लिया, तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड है। दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है वो हमारे पास दिस इज द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस। तो अब इसके लिए वेक्टोरियल फॉर्म, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी है। दिस इज आपके पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब ये हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ये हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमने फोर्स के मैग्नीट्यूड को मालूम कर लिया, विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू के एफ सी इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो अब इसे हम वेक्टोरियल फॉर्म में मालूम करेंगे। तो अब लेट्स सपोज हमारे पास ये दो चार्जेस है, एक चार्ज ये है से पॉजिटिव चार्ज, और एक चार्ज ये है अनदर पॉजिटिव चार्ज Q1, और ये हमारे पास Q2, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में हैं। तो अब Q2 के ऊपर जो फोर्स एग्जर्टेड होगा दैट विल बी द फोर्स exerted on Q2 and will be equal to F21,
this will be equal to F21, and this is the direction of the force exerted by the Q1 on Q2. और इसके ऊपर Q1 के ऊपर Q2 जो फोर्स एग्जर्ट करेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? दिस विल बी आपके पास F12, द फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय द Q2, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा that will be the direction of the force exerted by the Q1 and will be equal to F12, and that will be the direction of force exerted by the charge Q2, and this will be equal to 21, will be equal to 21. Direction of force exerted by the Q2, direction of force exerted by Q1. So अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम F21 को मालूम करेंगे. F21 mean the force exerted by the Q2 on Q1. This is F21. So F21 will be equal to F21 will be equal to किस चीज की इक्वल होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 हमारे पास, दिस इज Q1 Q2 divided by R12 square, R12 square into R cap. R cap gives us direction of the force exerted by the Q1 and Q2. अब ये हमारे पास F21 का मैग्नीट्यूड आ गया, F21 का मैग्नीट्यूड आ गया. नेम दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ए. सो इसके बाद हम मालूम करेंगे द फोर्स एग्जर्टेड बाय द Q2 ऑन Q1. तो वो किस चीज की इक्वल है? F12 की इक्वल है. तो अब हमारे पास जो F12 होगा, F12 इज इक्वल टू, दिस इज एन वेक्टोरियल फॉर्म, 1 divided by 4 pi into epsilon naught Q1 Q2 divided by किस चीज की इक्वल होगा? R21, R21 square into R हमारे पास 21 कैप, R21 कैप के इक्वल होगा हमारे पास, where R21 कैप gives us the direction of the F12. F12 का डायरेक्शन हमें शो करता है. सो दिस इज इक्वेशन नंबर बी, इक्वेशन नंबर बी हमारे पास. तो अब अगर हम क्या कर लें, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लें, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है दैट F21 इज इक्वल टू F12 but an up negative sign. So equation A and equation B both are equal but are in opposite direction. यहाँ पे हमारे पास क्या है? opposite direction में this is हमारे पास R12 का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है किस चीज को? R21 के डायरेक्शन को वो अपोजिट है. दिस शोज दैट R12 इज opposite in direction is equal to minus R21. Both are in opposite direction. इसी opposite direction के लिए ये नेगेटिव साइन आया हुआ है. It means that दो चार्जेस के दरमियान जो कॉलम ला है वो मीन दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स एग्जर्ट करते हैं. अब लेट्स सपोज हमारे पास एक चार्ज ये है Q1 ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू किस चीज़ की इक्वल है? दिस इज इक्वल टू 10 कॉलम. अब ये हमारे पास एक दूसरा चार्ज है से हमारे पास ये हमारे पास Q2 है एंड इज इक्वल टू 2 कॉलम. सो अकॉर्डिंग टू दिस इसका मतलब है, इस इक्वेशन का मतलब है कि कॉलम लॉ जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है. मीन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जो है ये यहाँ पे एप्लीकेबल है. सो Q1 फोर्स एग्जर्ट करता है Q2 के ऊपर. सो एज अ रिजल्ट Q2 भी फोर्स एग्जर्ट करता है Q1 के ऊपर. अब दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, Q1 का मैग्नीट्यूड 10 कॉलम है और Q2 का मैग्नीट्यूड 2 कॉलम है. मगर अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स एग्जर्ट करेंगे. जितना फोर्स Q1 Q2 के ऊपर एग्जर्ट करेगा
उतना ही फोर्स Q1 Q2 जो है वो Q1 के ऊपर एग्जर्ट करेगा। हालांकि Q1 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है किस चीज़ से, Q2 से, मगर फिर भी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स एग्जर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि कूलम लॉ ओबे न्यूटन थर्ड लॉ। अब अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो वाइस एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स एग्जर्ट करेंगे। अब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो है वो डिफरेंस है, मीन एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है और एक चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, मगर वो फिर भी एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स एग्जर्ट करेंगे। अब अगर मैं एक दूसरा एग्जांपल दे दूं, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक चार्ज है, दिस इज Q1 ऑफ 500 कॉलम, 500 कॉलम, और यहाँ पे एक दूसरा चार्ज है से Q2, दिस इज इक्वल टू 1 कॉलम, इसका मैग्नीट्यूड 1 कॉलम है। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट करेंगे एट विल बी सेम, मीन F12 विल बी इक्वल टू F21, मीन दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स एग्जर्ट करेंगे, मगर इसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। मैग्नीट्यूड विल बी सेम, मैग्नीट्यूड विल बी सेम।